हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग आदिकाल साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जिसका अध्ययन आज के इस वीडियो में करेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज का जो ये वीडियो है वो परीक्षा जो हाल ही में एग्ज़ाम एलटी ग्रेड का होने को है और उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। इस वीडियो का आप लोग स्किप मत करिएगा प्लीज़। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। इससे ज़रूर एक से अधिक प्रश्न जरूर फंसेंगे। तो शुरू कर दे अब हम लोग बिना देरी किए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की सर्वमान्य समय सीमा विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत में आदिकाल का समय 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत है, जबकि ईस्वी सन में 993 से लेकर 1318 है। 1318 ईस्वी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आदिकाल का नाम आदिकाल रखा गया था। यह सर्वमान्य है कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम आदिकाल रखा है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्यवघातों का युग कहने वाले आलोचक की बात करें तो आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इन्होंने आदिकाल को विरोधों और व्यवघातों का काल कहा है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आदिकाल को अपभ्रंश का बढ़ाव या विकसित रूप कहने वाले आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने भी इनका समर्थन किया था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो कथन है कि आदिकाल को अपभ्रंश या बढ़ाव या विकसित रूप कहने वाले आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो उसका समर्थक डॉक्टर नगेंद्र भी हैं। आदिकाल या हिंदी का प्रथम कवि की बात करें तो वो सराफा है। आदिकाल या हिंदी की प्रथम रचना की बात करें तो देवसेन की जो रचना श्रावकाचार्य है, जिसका समय 933 ईस्वी माना जाता है, वो आदिकाल की प्रथम रचना मानी जाती है। अब भ्रंश में कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले दूसरा कवि स्वयंभू है। स्वयंभू ने पयमचर्यु रचना लिखी थी। पयमचर्यु रचना इन्होंने स्वयं लिखा था। इनकी रचना का नाम पयमचर्यु है। हिंदी में दोहा चौपाई कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि सरपा हैं। ये आज का ये जो भी टॉपिक है, जो भी पॉइंट है, जो भी प्रश्न बन रहे हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ आप लोग इसको पढ़ के ही जाइएगा परीक्षा देने। हिंदी में दोहा चौपाई कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि सरपा थे। 84 सिद्धों का उल्लेख सबसे पहले जो तिरेश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर से प्राप्त होता है। जो तिरेश्वर ठाकुर लेखक हैं, इनकी रचना है वर्ण रत्नाकर। 84 सिद्धों का उल्लेख इन्हीं की रचना वर्ण रत्नाकर से ही प्राप्त होती है, देखने को मिलता है। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध की बात करें तो 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध सरपा थे। सिद्धों का चरमोत्कर्ष काल 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। सिद्धों का चरमोत्कर्ष काल 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी का माना जाता है। जैसे कि एग्जाम में पूछ लेगा कि सिद्धों का समय क्या रहा, किस समय उसका सिद्धों का चरमोत्कर्ष काल समय माना जाता है या किस शताब्दी के बीच माना जाता है, तो 8वीं से लेकर 13वीं के बीच माना जाता है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। 84 सिद्धों में साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान लुइपा को माना जाता है। सबसे ऊंचा स्थान लुइपा को प्राप्त है। जबकि 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध की बात करें तो प्रथम सिद्ध वो सरपा थे। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के शासक और मंत्री उनके शिष्य बन गए थे। लुइपा की बात की जा रही है कि लुइपा की साधना और प्रभाव को देख के उड़ीसा के शासक और वहाँ के उनके मंत्री उनके शिष्य बन गए थे। सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले प्रथम विद्वान हरप्रसाद शास्त्री थे। सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले प्रथम विद्वान हरप्रसाद शास्त्री थे। सिद्धों में सबसे बड़े और अधिक रचनाएं लिखने वाले अगर कोई कवि हैं या लेखक हैं तो वो है कवि कड़हप्पा। कवि कड़हप्पा को कृष्णपा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कुल 74 रचनाएं लिखी हैं। इस प्रकार हम लोग सिद्ध साहित्य के अंतर्गत प्रथम सिद्ध सरपा है और सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा को प्राप्त है और सबसे बड़ी और अधिक रचनाएं लिखने वालों में कड़हप्पा आ जाते हैं, जिनको कृष्णपा के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धों में 4 योगिनियाँ थी। इनके नाम लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा, कनकलापा और मेखलापा, जो कि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछ देता है कितनी सिद्ध योगिनियाँ थी। ये जो 4 सिद्ध योगिनियाँ थी ये स्त्रीलिंग है, ये औरतें हैं ये 4। सिद्धों में सहज ज्ञान और महासुखवाद के प्रवर्तक सरपा थे। सिद्धों में सहज ज्ञान और महासुखवाद के प्रवर्तक सरपा थे। इस प्रकार से सरपा सिद्धों में प्रथम सिद्ध भी रह चुके हैं। वे रचनाकार जो सिद्धों और नाथों दोनों में गिने जाते थे उनको अब हम लोग देख लेते हैं। वे रचनाकार जो सिद्धों और नाथों दोनों में आते हैं वो है मत्स्येंद्रनाथ, जालंधर नाथ, नागार्जुन। नागार्जुन को रसायनी के नाम से भी जाना जाता है। चरपटनाथ और गोरखनाथ, ये सिद्धों और नाथों दोनों श्रेणी में आते हैं। नागार्जुन को रसायनी के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नाथ पंथ के प्रवर्तक की बात करें तो नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ हैं। नाथ साहित्य के प्रवर्तक
गोरखनाथ है। नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ और नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ है। ये दोनों दो बातें हैं, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। प्रवर्तक हैं नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ और उसके नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। आदिकाल में सर्वाधिक गद्य गोरखनाथ ने ही लिखा है। आदिकाल की बात करें तो सबसे सर्वाधिक अधिक गद्य लिखने वाले वो लेखक गोरखनाथ ही हैं। नाथ पंथ में हठ योग, साधना प्रणाली और खट चक्रों वाले योग मार्ग के प्रवर्तक भी गोरखनाथ ही हैं। गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना अगर कोई है तो वह है शब्दी। इनकी बहुत ही प्रामाणिक रचना, बहुत ही सुप्रसिद्ध रचना है गोरखनाथ की शब्दी रचना है। तो आज का ये जो वीडियो है आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के नाम से जो आज का ये टॉपिक है, ये सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की टॉपिक। तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे के पेज पे राज साहित्य का प्रथम ग्रंथ। राज साहित्य के प्रथम ग्रंथ की बात करें तो राज साहित्य का प्रथम ग्रंथ रिपुदारण रास है, जो कि संस्कृत में लिखा गया है। अपभ्रंश में रचित राज साहित्य से संबंधित प्रथम ग्रंथ अपभ्रंश में रचित राज साहित्य के अंतर्गत जो रचना आती वो है जिनीदत्त सूरि की उपदेश रसायन, जो कि 1134 ईस्वी इसका समय है। हिंदी में राज परंपरा का प्रथम ग्रंथ की बात अगर करें तो शालिभद्र सूरि की रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास, जो कि इसका समय 1184 ईस्वी माना जाता है। रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ जो है वो शालिभद्र सूरि की भारतेश्वर बाहुबली रास है। और जबकि राज साहित्य से अपभ्रंश में रचित राज साहित्य से संबंधित प्रथम ग्रंथ जिनीदत्त सूरि की उपदेश रसायन है। वज्रसेन सूरि की एक अन्य रचना इसी नाम से जानी जाती है। इसी नाम से तात्पर्य यहाँ पे भारतेश्वर बाहुबली रास जो है शालिभद्र सूरि की जो रचना है, उसी रचना से मिलता जुलता नाम वज्रसेन सूरि की एक रचना है भारतेश्वर बाहुबली घोर रास। इसका समय 1168 ईस्वी माना जाता है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। राज परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य शालिभद्र सूरि द्वारा रचित पंच पांडव चरित रास, जो कि इसका समय 1191 ईस्वी माना जाता है। ये राज परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य है। शालिभद्र सूरि की यह रचना है पंच पांडव चरितरास। और एक और रचना हम लोग देखें भारतेश्वर बाहुबली रास। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य की बात करें तो प्रथम अपभ्रंश महाकाव्य पयमचर्यु है, स्वयंभू की यह रचना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य की बात करें तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। और प्रथम कवि की बात करें तो प्रथम कवि इसी के रचनाकार हैं, पृथ्वीराज रासो के ही रचनाकार हैं महाकवि चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य पिंगल शैली में लिखा गया है। यह ब्रज भाषा का वह रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण भी देखने को मिलता है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य पिंगल शैली में लिखा गया है। यह ब्रज भाषा का वह रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण। पूछता है कि राजस्थानी बोलियों के मिश्रण से कौन सी भाषा बनती है, तो ब्रज भाषा का वह रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण मिलता है। रासो परंपरा की प्रथम रचना की बात करें तो दलपति विजय की रचना है खुमान रासो, जिसका समय है 9वीं शताब्दी। तो रासो परंपरा की प्रथम रचना दलपति विजय है। और सिद्ध में पहला सिद्ध सरापा है। और सिद्धों में सबसे उच्च स्थान अगर किसी को प्राप्त है तो लुइपा को प्राप्त है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। रासो ग्रंथों की परंपरा की समाप्ति हम्मीर रासो से मानी जाती है। रासो ग्रंथों की समाप्ति अगर किसी रचना से मानी जाती है तो रचना हम्मीर रासो है। अपभ्रंश की रचनाओं की समाप्ति नल सिंह भाट की रचना विजयपाल रासो से मानी जाती है। आदिकाल में कई मंगल काव्य लिखे गए हैं, जैसे कि पृथ्वीराज रासो में विनय मंगल नाम का एक खंड है। पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवरदाई की रचना है, इसमें कुल 69 समय में ये विभक्त है। पृथ्वीराज रासो रचना जो है वही इसमें लिखा है कि आदिकाल में कई मंगल काव्य लिखे गए हैं या फिर देखने को मिलते हैं, जैसे में पृथ्वीराज रासो में विनय मंगल नाम का एक खंड है। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा सर्ग अगर है, यहाँ पे ये सर्ग में न विभक्त हो कि पृथ्वीराज रासो समय में विभक्त है, वही लिखा है इसमें कि पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय या सर्ग अगर कोई है तो है कनौज है। कनौज युद्ध है जो पृथ्वीराज रासो का मूल कथानक माना जाता है। ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बातें हैं, बहुत ही बारीक और गहन अध्ययन इसमें किया गया है।
हर एक छोटी छोटी बातों को बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देने के लिए है ये। पृथ्वीराज रासो में एक खंड है कैमास वध है। कैमास मंत्री के कामांध हो जाने के कारण पृथ्वीराज ने उसका वध कर दिया था। कैमास वध, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है। हिंदी का प्रथम जय काव्य अगर कोई है तो जय काव्य से तात्पर्य यहाँ पे जीत की गाथा से है, खुमान रासो है। हिंदी का प्रथम जय काव्य खुमान रासो है। रासो ग्रंथ की श्रृंगारिक काव्य रचना, अगर श्रृंगारिक काव्य रचना की बात करें तो विसल देव रासो है। आदिकाल का क्रम देख लेते हैं कैसे कैसे आगे बढ़ाए। तो आदिकाल का क्रम सबसे पहले रास जैन साहित्य, जिसे रास जैन या साहित्य, सिद्ध साहित्य, फिर उसके बाद नाथ साहित्य, उसके बाद रासो साहित्य, फिर उसके बाद लौकिक साहित्य, प्रथम गद्य और दूसरा पद। तो आदिकाल का एक क्रम रहा है। रास परंपरा की करुण रस प्रधान रचना अगर कोई रचना है तो चंदन बाला रास है। रास परंपरा की करुण रस प्रधान यह रचना है। पूछता है कि करुण रस प्रधान रचना आदिकाल के अंतर्गत कौन सी रचना है, तो चंदन बाला रास रचना जो है कि करुण रस प्रधान रचना है, रास परंपरा के अंतर्गत यह रचना आती है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। हिंदी में श्रृंगारिक काव्यों की परंपरा का आरंभ हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संदेश रासक से माना जाता है। हिंदी में श्रृंगारिक काव्यों की परंपरा का आरंभ हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि आदिकाल का नाम आदिकाल इन्होंने ही दिया था, इनके अनुसार संदेश रासक से ही माना जाता है। श्रृंगारिक काव्य परंपरा का आरंभ इनके अनुसार संदेश रासक से माना जाता है। ये बात बहुत ही ध्यान देने योग्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी में श्रृंगारिक काव्यों की परंपरा का आरंभ संदेश रासक रचना से माना जाता है। तो ये तो रहा आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, परीक्षा को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।